इनको पहचाना क्या? ये है हमारे एडोल्फ हिटलर। असल में आपको जितनी फ़नी ये इमेज लग रही है, हिटलर उतना ही ज़्यादा खतरनाक इंसान था। लेकिन अच्छी बात ये है कि एनसीईआरटी इतने ही ईज़ी तरीके से इनकी कहानी हमें सुनाती है क्लास 9th की हिस्ट्री में। बट समस्या इतनी सी है कि चैप्टर हो जाता है लेंदी, जिसके कारण बच्चों को जब तक लास्ट तक पहुँचते हैं तब तक शुरू का चैप्टर याद ही नहीं रहता। बट अगर आपको ये चैप्टर लेंदी लगता है या थोड़ा-सा ज़्यादा कठिन लगता है तो सही जगह पर आएँ, क्योंकि अनुशाला पर मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज़ तरीके से कवर करने वाली हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लेक्चर्स में। बिल्कुल, 25 पेजेज़ का चैप्टर अगर आपको बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ़ 2 लेक्चर में समझना है तो अनुशाला का ये लेक्चर तो आप मिस कर ही नहीं सकते। और अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप हिटलर के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये चैप्टर काफ़ी बहुत अच्छा तरीके से समझाया जाएगा। सो स्टे ट्यून, किस बात का इंतज़ार है? लेक्चर देखो भाई। सो वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। शुरू करते हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चैप्टर की शुरुआत होगी एक स्टोरी से। ठीक है, किसकी स्टोरी है भाई? हेलमेट की स्टोरी है। हेलमेट था कौन? हेलमेट जर्मनी में रहने वाला एक 11 साल का बच्चा। ठीक है, इसी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये कहानी है 1945 की, जहाँ पर हमको ये बताया गया कि हेलमेट असल में अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता है, जिसमें उसके फादर उसकी मदर को बोल रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या मैं हम सबकी जान ले लूँ, मतलब हम सबको जहर दे के मार दूँ, या तो फिर मैं खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ। हेलमेट उनकी बात सुनता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये कैसी बात चल रही है। ठीक है, फाइनली अगले दिन उसके फादर जो होते हैं वो उसको जंगलों में, मतलब एक पिकनिक टाइप की जगह पर लेकर जाते हैं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फाइनली वो अपने आप को क्या करते हैं, शूट कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप को गोली मार लेते हैं और मर जाते हैं। क्योंकि ये प्रूफ को छुपाने के लिए, मतलब सबूत को मिटाने, एविडेंस को मिटाने के लिए वो देखता है हेलमेट कि उसकी मदर जो है वो क्या करती हैं, उसके फादर की जो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, जो खून से भरी होती है, उस यूनिफॉर्म को वो आग में जला देती हैं। ठीक है, उसको क्या कर देती हैं, वो बर्न कर देती हैं। क्यों कर देती हैं बर्न? ताकि किसी को समझ में ना आए कि उसके फादर जो हैं उन्होंने अपने आप को मार लिया, उन्होंने सुसाइड किया। ठीक है। अब हेलमेट जो है उसको ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो असल में इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है ये सब देखकर कि वो अगले 9 साल तक अपने घर पर खाना नहीं खाता। ठीक है, बाहर खाना खाता है। कारण क्या है उसका? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि उसकी मदर जो है वो उसको भी पॉइजन दे के मार दे। ठीक है, उसको वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है ये सब देख कर कि उसके फादर के साथ क्या हुआ, उन्होंने सुसाइड क्यों किया, फिर उसकी मदर ने वो उनकी यूनिफॉर्म या जो वर्दी थी उसको क्यों जलाया। राइट, अब अगर आपको ये सब कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। असल में 1945 की कहानी, और 1945 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 की डेट्स क्या है, 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 2 में असल में 2 पार्टीज थी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में थी। एक थी सेंट्रल पावर और दूसरी थी अलाइड पावर। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी जो है वो सेंट्रल पावर में होता है, वर्ल्ड वॉर 1 में भी उसी में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो जर्मनी है ये असल में वॉर हार जाता है, और जर्मनी जब वॉर हारता है तो हेलमेट के फादर जो कि जर्मनी में रहते थे और जर्मनी में नाजी पार्टी के लिए काम करते थे। ठीक है, नाजी पार्टी क्या है, ये वर्ल्ड वॉर क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी उसके लिए काम करने वाले थे हेलमेट के फादर, और ये असल में क्या करते थे, ये देते थे लोगों को यूथेनेशिया। व्हाट वाज यूथेनेशिया? यूथेनेशिया एक प्रकार की दवाई जिसको हम, या ड्रग जिसको हम कहेंगे। ठीक है, वो लोगों को क्यों दिया जाता था? बिना वायलेंस किए उनको मारने के लिए। ठीक है, कि एक तरीके से एक ड्रग लोगों को दे दिया गया जिससे उनकी जान चली जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ समय में उनकी बॉडी वीक होगी और उनकी जान चली जाएगी। ठीक है, ये ड्रग देने का काम किसका था? हेलमेट के फादर का। ठीक है, उनके साथ ऐसे कई और लोग भी काम करते थे। अब सवाल ये है कि भाई ये ड्रग देना ही क्यों था? ठीक है, ये ड्रग इसलिए देना था क्योंकि नाजी पार्टी ये ड्रग देने को कहती थी, और नाजी पार्टी का लीडर कौन था? हिटलर, जिसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आगे जाकर आपको ये समझ में आएगा कि असल में ये हिटलर जो है ये इस प्रकार के ड्रग्स लोगों को देने के लिए बोलता क्यों था, लोगों को मारने के लिए ड्रग्स क्यों देता था। ठीक है, और हेलमेट के फादर को असल में ये लगता है
कि जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी हार जाती है तो हेलमेट के फादर डर जाते हैं कि अब जिन लोगों के साथ हमने गलत किया है, जिन लोगों को पता है कि भाई हमने यूथेनेशिया दिया है, अब अगर वो हमसे रिवेंज लेने आएंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो वो डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे काम के कारण मेरी फैमिली, मेरे बच्चे पर कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट। तो हेलमेट की कहानी जो थी वो इतनी ही थी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो एग्जाम में से क्वेश्चंस आते तो नहीं हैं, ठीक है, लेकिन असल में चैप्टर की एक शुरुआत है, एक बेस बना दे रहा है, क्वेश्चन रेज कर दिया ना इस चैप्टर ने आपके दिमाग में, इस स्टोरी ने आपके दिमाग में, कि भाई ऐसा क्यों था, भाई हिटलर आखिर क्यों ड्रग्स देने के लिए बोल रहा था लोगों को, ठीक है। मारना ही था तो दूसरे भी तरीके थे, बट वाई यूथेनेशिया, बिना वायलेंस के क्यों मार रहा था, ठीक है। ये सब कुछ समझेंगे पूरे इस चैप्टर में। ये चैप्टर हिस्ट्री का वन ऑफ दी नहीं, मेरा तो 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में फेवरेट चैप्टर यही है। कारण क्या है कि काफ़ी रियल लगता है। अगर हम बात करते हैं सोशलिज्म की, रशियन रेवोल्यूशन की या फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना इस चैप्टर को पढ़ने में आता है, ठीक है। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर 3। मई 1945 की कहानी है यहाँ पर। जर्मनी ने अलाइड पावर को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब जर्मनी ने अलाइड पावर को सरेंडर क्यों किया? अलाइड पावर को सरेंडर करने के पीछे कारण ये था कि जर्मनी समझ गई थी कि भाई अब जो है हम पूरी तरीके से हार गए, आगे और वॉर को कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होना है। चलो थोड़ा सा और रुकेंगे तो फ्लैशबैक अपने आप समझ में आएगा। हिटलर जो थे 1945 में, हिटलर, उनके मिनिस्टर गोबल्स और उनकी एंटायर फैमिली कलेक्टिव सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। हिटलर, उनके मिनिस्टर और उनकी फैमिली जो है वो कलेक्टिव सुसाइड अटेम्प्ट करेगी। क्यों भाई, हिटलर क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है? डेफिनेटली हिटलर के पास कुछ ऐसे कारण होंगे कि अब अगर वो जिंदा रहते हैं तो आगे परेशानियां ही परेशानियां होंगी, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, कहाँ पर, न्यूरेमबर्ग में, ठीक है। क्यों बनाया गया? नाजी वॉर क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, मतलब उनको सजा देने के लिए नाजी वॉर क्रिमिनल्स को क्या बनाया गया, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये सब क्या है देखते हैं। शांति, मतलब पूरी दुनिया में शांति बनी रहती, लेकिन नाजी पार्टी ने कुछ ऐसी चीज़ें करी, कुछ ऐसे क्राइम्स अटेम्प्ट किए जो शांति के अगेंस्ट थे, ठीक है। वॉर क्राइम्स मतलब वॉर तो होता है, ठीक है, हम समझते हैं, वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, लेकिन वॉर के दौरान कुछ ऐसे क्राइम्स अटेम्प्ट किए गए नाजी पार्टी के द्वारा। और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब कुछ क्राइम्स इतने ही हीनियस थे, इतने ज़्यादा हार्श थे कि वो ह्यूमैनिटी के ही अगेंस्ट थे। ह्यूमैनिटी को चैलेंज किया उन्होंने कि भाई कोई भी ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ ऐसा कर कैसे सकता है, ठीक है। अब ये सब क्या थे ये देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर हिटलर को डर था कि अब ये सारी चीज़ें होंगी, इससे बेटर है कि भाई सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रही थी तो मेरे बच्चों का था कि हिटलर की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है। तो असल में ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिटलर ऑल्दो एक वेमेन के साथ शादी करना चाहते थे, ठीक है। और असल में वो क्या करते हैं, जिस दिन वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उसके एक दिन पहले ही वो जिससे शादी करना चाहते हैं उससे शादी करते हैं, और फिर अगले दिन वो उनकी वाइफ जो होती है और हिटलर खुद दोनों साथ में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उनकी एक विश होती है कि जब हमारी डेथ हो तो हमको जलाया जाए, ठीक है, बरी ना किया जाए, तो उनको एज पर हिज विश उनको जलाया जाता है, राइट। चलो, तो ये बहुत ही अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ले, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चों की क्यूरियोसिटी ऐसी होती है कि वो जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी रेज सीरियस क्वेश्चंस, सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब अभी आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने लोगों को मारने की एक वे निकाला, एक तरीका निकाला लोगों को मारने का, और वो बहुत ही ज़्यादा हीनियस था, हम सोच भी नहीं सकते जी, ये जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। हमें लगता है ना कि बहुत वायलेंस से मारा होगा, नहीं, उन्होंने और ख़राब तरीके से मारा। क्या था देखेंगे आगे। जर्मनी वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जेनोसाइड का मतलब होता है कि जब एक तरीके से मास किलिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवली मारा जा रहा है, एक साथ मारा जा रहा है, उसको कहते हैं हम जेनोसाइडल वॉर। मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, ठीक है। मास मर्डर किया गया किसका? सिलेक्टेड ग्रुप्स का, सारे लोगों को नहीं मारा, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स को मारा गया। इन सिलेक्टेड ग्रुप्स में आप आगे देखेंगे कौन थे, ज्यूज, ठीक है। देखो किन किन लोगों को मारा गया भाई, 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज। जिप्सीज कौन थे? जिप्सीज वॉज अनदर कम्युनिटी, ठीक है। पोलिश सिविलियंस मतलब जो पोलैंड के लोग थे उनको भी मारा गया, जर्मन्स को भी मारा गया।
अब भाई नाजी पार्टी जो थी वो जर्मनी की पार्टी थी और हिटलर खुद एक जर्मन था, तो फिर वो जर्मन्स को क्यों मार रहा है? किन जर्मन्स को मार रहे हैं? जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जो दिव्यांग है, जिनको हम कहेंगे एक तरीके से, ठीक है, मतलब जिनके हाथ पैर सही सलामत नहीं है या जो मेंटली स्टेबल नहीं है, उन लोगों को भी मारा गया। और साथ में हिटलर के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, जो हिटलर की बात नहीं मान रहे थे, जो नाजी पार्टी के अगेंस्ट थे, उनको भी मारा गया, राइट। अब क्यों मारा गया इसको भी देखते हैं, ठीक है। राइज ऑफ नाजिज्म कैन बी सीन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद असल में नाजिज्म की शुरुआत हुई। तो अब हम फाइनली समझने जा रहे हैं कि भाई नाजिज्म क्या था, हिटलर कैसे पावर में आया, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, सब कुछ यहाँ पर समझते हैं। आपने जितना पेशेंस रखा उसके लिए थैंक यू, क्योंकि अगर आगे की कहानी नहीं बताती तो ये कहानी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में हम चलते हैं वर्ल्ड वॉर वन के समय पर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक हुआ? 1914 से 1918 तक। पहला सवाल तो ये है कि भाई ये वर्ल्ड वॉर होता क्या है? ये वर्ल्ड वॉर असल में एक ऐसा वॉर है जो कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज से तो चालू होता है, दो अपोनेंट से तो चालू होता है, लेकिन इनके सपोर्टर्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और इस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक तरफ एक ग्रुप ऑफ कंट्री है और दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ अनदर कंट्रीज है, ठीक है, और सब मिलके आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। सो दिस इज वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ऐसा वॉर जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हम उसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर। ऐसे हमारे पास कितने वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं? दो। वर्ल्ड वॉर वन जो कि हुआ 1914 से 1918 तक, और वर्ल्ड वॉर टू जो कि हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। ऑल्दो अगर आप अभी तक अनुशाला से जुड़े हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं बहुत कम डेट्स आपको याद करने के लिए कहती हूँ, लेकिन ये जो ऐसी डेट्स होती है ना, ये जो टाइम पीरियड वाली डेट्स होती हैं, इसको याद कर लोगे ना तो फिर हिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है, स्पेसिफिकली 9th और 10th की, ठीक है। तो इन सारे पीरियड्स को याद करना तो ज़रूरी है, 4-5 बार रिपीट करते हैं, बहुत आसानी से याद होती है, मुझे पढ़ाते ही पढ़ाते याद हो जाती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर वन हुआ 1914 से 1918 तक, ठीक है। इसमें दो ग्रुप्स थे, जैसे ये मैंने दो ग्रुप्स बना के दिखाए, ये दो ग्रुप्स के नाम थे, एक था सेंट्रल पावर और एक था अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी मतलब ये असल में पहले एक ही ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर कहलाता था, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर किसका था? टर्किश, ठीक है। तो सेंट्रल पावर में ये 5 कंट्री थी और असल में इसकी शुरुआत कौन करेगा? जर्मनी, राइट। अलाइड पावर्स में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और 1917 में कौन आएगा? यूएसए, ठीक है। आप डेट थोड़ा सा ध्यान रखें। यूएसए वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने के बिल्कुल एक साल पहले आया 1917 में, और उसके आने से वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म भी होगा, ठीक है। तो अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी और सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप आगे जाके इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगी अगर आप इसको अभी याद नहीं करेंगे तो। थोड़ा सा समय लें, स्क्रीनशॉट ले लो ज़्यादा है तो, या फिर मेरे हिसाब से तो खुद के नोट्स बनाओ, बहुत उससे ज़्यादा अच्छा कुछ है भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा 4-5 बार देखेंगे, याद होगा, अपने आप होगा, रिपीट करते जाओ उसको, ठीक है। अब देखो, जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी शुरू में, जो कि अलाइड पावर का हिस्सा है, जो कि सेंट्रल पावर का हिस्सा है, ठीक है, वो फ्रांस को शुरू में क्या करता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। इनिशियल गेन्स मतलब शुरू में जीत कौन रहा है वर्ल्ड वॉर वन में? जर्मनी, ठीक है। अलाइज जो होती हैं, जब इनको लगता है कि यार सेंट्रल पावर तो जीत रही है, जर्मनी तो और पावरफुल होते चले जा रहे हैं, तो वो क्या करती है? यूएसए को इन्वाइट करती है। अलाइड पावर्स जो होती हैं वो यूएसए को बोलती हैं कि आपको भी वॉर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। उनको कुछ कुछ फ़ायदे नुकसान बताते हैं। तो यूएसए आता है 1917 में वॉर के अंदर, ठीक है। और यूएसए के आने से अलाइड पावर जो है उनकी पावर वाकई बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यूएसए के पास रिसोर्सेज थे, यूएसए जो था वो डेवलपिंग कंडीशंस में था, ठीक है। पॉलिटिकल वैक्यूम इन जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी, ठीक है। अब देखो, वर्ल्ड वॉर वन में 1917 में जब यूएसए आता है तो फाइनली अलाइड पावर जीत जाते हैं और कौन हारता है? सेंट्रल पावर, यानी जिसमें जर्मनी होती है वो हार जाता है, ठीक है। अब जर्मनी होती है तो जर्मनी का उस समय किंगडम्स चल रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी रूलर्स किंग्स जो हैं वो रूल कर रहे होते हैं। अब जिसके कारण क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी हारता है, सेंट्रल पावर हारती है, तो वहाँ के जो राजा होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब हटा दिया जाएगा तो जर्मनी में बनेगा एक पावर वैक्यूम या पॉलिटिकल वैक्यूम जिसको हम कहते हैं। क्या होता है?
जो कंट्री का लीडर है उसकी जगह खाली हो जाना, वैक्यूम हो जाना, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि भाई जब जैसे ही किंग विंग वहाँ से हट गए तो उसके कारण क्या होने लग गया, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को एक मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से एक यहाँ पर गवर्नमेंट बना सकते हैं, एक पार्लियामेंट बना सकते हैं, ठीक है। सोचने वाली बात है, 1918 की बात हो रही है। जर्मनी को या जर्मनी की जो कंडीशंस थी वो इतने पहले डेमोक्रेटिक लाइंस पर आने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, बात समझ आ रही है, काफ़ी इनिशियली। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही होगा, यहाँ के लोगों को ही डेमोक्रेसी पसंद नहीं आएगी। अब ये कैसी बात हुई, जर्मनी में आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ आएंगी वो कोशिश करेंगी एक पार्लियामेंट बनाने की, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ठीक है, इलेक्शन करवाने की। और इलेक्शन के साथ साथ ऐसा नहीं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इलेक्शन में सारे लोगों को वोटिंग का अधिकार देना चाह रही थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंक्लूडिंग वेमेंस, ठीक है। लेकिन इतने के बाद भी यहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ दी कंडीशंस। गलत समय पर भी अगर सही चीज़ हो रही है तो फाइनली वो गलत ही हो जाती है, राइट। यही कुछ ऐसा किसके साथ हुआ, जर्मनी के साथ। देखते हैं कैसे, ठीक है। अब क्या हुआ, वीमर जर्मनी में एक जगह है। जर्मनी में नेशनल असेंबली जो है वो कहाँ मिलती है, वीमर नाम की एक जगह पर मिलती है, ठीक है। स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है विथ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर अगर आपने फेडरलिज्म नहीं, आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, वो 10th में। फेडरल मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी पूरे कंट्री के लिए, और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स के लिए, ठीक है। और साथ में इन्होंने विमेन को भी वोटिंग राइट यहाँ पर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये वीमर रिपब्लिक, जर्मन पार्लियामेंट और रीशटैग, ये असल में तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। वीमर रिपब्लिक, जर्मन पार्लियामेंट या रीशटैग, तीनों नाम कहीं पर भी आए आप इसको यही समझेंगे कि जर्मनी में जो पार्लियामेंट बन रही थी ये उसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। लेकिन समस्या थी, क्या समस्या थी, पीपल वर नॉट सपोर्टिंग इट। लोग ही डेमोक्रेसी को, लोग ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। बिकॉज इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज आफ्टर जर्मनीज डिफीट एंड डिसग्रेस एट वर्साइल्स। क्यों नहीं थे लोग तैयार, लोग इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो चुके थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की कुछ ट्रीटीज़ को एक्सेप्ट करके, ठीक है। कैसी ट्रीटीज़, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वर्साइल्स भी असल में एक जगह है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रीटी की गई, एक संधि की गई, किसके बीच में, ऑब्वियस सी बात है, जो जीता और जो हारा, सेंट्रल पावर वर्सेस अलाइड पावर्स, ठीक है। अब जीता कौन, अलाइड पावर्स। तो अलाइड पावर्स डेफिनेटली सेंट्रल पावर की जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी ट्रीटीज़ या कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्रोमाइजेस डालेंगे कि इनको थोड़ा सा वीक किया जाए ताकि दोबारा से वॉर लाइक कंडीशंस क्रिएट ना हो। पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको किसी भी हालत में आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में पूरी स्टोरी के लिए एक बेस भी प्रोवाइड करती है ये, ठीक है। देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या था, बहुत ही शॉर्ट में सिंपल फ्रेजेस में हमने इसको कवर अप करने की कोशिश की है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको क्या भी करना है, लर्न, राइट। चलो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ये मेंशन था कि जर्मनी की जितनी भी ओवरसीज़ कॉलोनी होंगी, ओवरसीज़ कॉलोनी मतलब मान लो ये जर्मनी की ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, अब इसके बाहर जर्मनी के जो इलाके हैं जो उसने कॉलोनी बनाकर रखी हुई है ना, दूसरी कंट्रीज़ को, उन सबको छीन लिया गया जर्मनी से, ठीक है। कि जर्मनी के बाहर आपकी जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वो सब हमारी हो गई हैं, किसकी, हमारी अलाइड पावर्स की, ये कंट्रीज आपस में बांट लेंगे। जर्मनी की 1/10 पॉपुलेशन को ले लिया गया, ठीक है। इस जर्मनी में रहने वाली जो 1/10 पॉपुलेशन थी उसको अलाइड पावर ने ले लिया, क्यों, क्योंकि जनसंख्या को कम करने की कोशिश यहाँ पर की गई। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, अब देखो जनसंख्या कम करने से क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स चला जाएगा ना, ठीक है। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, जर्मनी की जितनी भी टेरिटरीज थी 100% में से कितनी ले ली गई, 13% टेरिटरीज अलाइड पावर ने ले ली। 75% ऑफ इट आयरन, जितना भी आयरन जर्मनी में पाया जाता था उसका 75% छीन लिया गया। आयरन क्यों छीना, आयरन इसलिए छीना क्योंकि आयरन इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, वेपन्स बनाने में मदद करता है और मशीन्स बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें होने से कोई भी कंट्री पावरफुल होने लगती है,
ठीक है, दोबारा से जर्मनी स्ट्रेंथ गेन ना कर सके इसलिए 75% ऑफ आयरन उसका ले लिया। नॉट ओनली दिस, 26% ऑफ इट्स कोल ऑल्सो। ठीक है, अब ये 75% क्यों है, ये 26% क्यों है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाट द डेटा शोज अस। अलग अलग रिसोर्सेज को देखने के बाद भी यही समझ में आया कि ये कुछ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उसी समय का हिसाब लोगों ने लगाया होगा, जिसके हिसाब से ये 26% 13% बनाया गया। ठीक है, 26% ऑफ कोल भी ले लिया गया। ठीक है, और किसने अपने आपस में डिवाइड कर लिया? फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड एंड लिथुआनिया। ठीक है, डेफिनेटली ये फ्रांस के आसपास की ही कंट्रीज हैं, अलाइड पावर का नॉट डायरेक्ट हिस्सा लेकिन इनडायरेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं। डीमिलिटराइजेशन कर दिया गया। डीमिलिटराइजेशन मतलब मिलिट्री को ख़त्म कर दिया गया। किसको ख़त्म किया गया? मिलिट्री को। क्यों? आर्मी को या मिलिट्री को ख़त्म करने का क्या मतलब है भाई? अगर आर्मी या मिलिट्री होगी तो दोबारा वॉर पर जाने की संभावना है ना, ख़त्म कर दो। नॉट ओनली दिस, आर्मी को अकेले ख़त्म करना नहीं, सारे वेपन्स को भी ख़त्म कर देना। ठीक है, इतना ही काफ़ी नहीं था अलाइड पावर के लिए कि जर्मनी पर एक वॉर गिल्ट क्लॉज भी लगाया गया। वॉर गिल्ट क्लॉज, ठीक है, मतलब एक ऐसा कंपनसेशन देने के लिए बोला गया कि आपको वॉर करवाने के लिए, क्योंकि वॉर आपने चालू किया, यू शुड बी गिल्टी ऑफ दैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पूरी इतनी सारी कंट्रीज़ को वॉर में घसीट लिया, सबके रिसोर्सेज बर्बाद किए, कितने सारे लोगों की डेथ हुई। ठीक है, तो इसका गिल्ट आपको होना चाहिए और इसके कंपनसेशन में आपको 6 बिलियन यूरोस पे करने पड़ेंगे अलाइड पावर्स को। कितना? 6 बिलियन यूरोस। ठीक है, मतलब ये टेरिटरीज भी ले ली, कॉलोनीज भी ले ली, पॉपुलेशन भी ले ली, कोल और आयरन भी ले लिया और उसके बाद 6 बिलियन यूरोस भी ले लिए गए। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं था कि जर्मनी को तुरंत चुकाने थे, क्योंकि जर्मनी के पास भी इतना पैसा या इतने रिसोर्सेज बचे नहीं थे। तो जर्मनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करके क्या किया? इस पैसे को चुकाना चालू किया। ठीक है, साथ में राइनलैंड नाम का एक रिसोर्स रिच एरिया हुआ करता था जर्मनी के पास, वो भी इससे छीन लिया गया। सो दिस वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स फॉर यू। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके नोट्स स्किप किए तो क्या होगा? क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपके जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और साथ में वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ऐसा क्या था जिसने जर्मनी को इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया। ठीक है, ह्यूमिलिएट कैसे हो रहा है भाई? कितना सब कुछ ले लिया यार, जर्मनी का सब कुछ ही तो ले लिया आपने, रिसोर्स भी ले लिए, पैसा भी ले लिया, पॉपुलेशन भी ले ली, बच क्या रहा है जर्मनी के पास? बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था ये, शर्मिंदगी की बात थी ये, किसके लिए? जर्मनी के लिए। ठीक है, और लोग इससे बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे, बहुत ज़्यादा एकदम एंग्विश, बहुत एंगर था लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर। चलो, इफेक्ट्स ऑफ वॉर में हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या होता है। यहाँ पर ना चैप्टर में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, चैप्टर में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको एग्जाम में लिखने से जो चेकर है उसको एक चीज़ समझ में आती है कि आप ना चैप्टर पढ़ के आएँ। और ये जो बिटवीन दी लाइन्स चैप्टर को पढ़ना होता है, ये असल में आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है। जैसे हमको यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि वॉर के कारण, वर्ल्ड वॉर 1 के कारण यूरोप जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर से कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स बन जाता है। क्रेडिटर मतलब जो लोग उधार देते हैं और डेटर मतलब जो लोग उधार लेते हैं। ठीक है, लोन्स जो लेते हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो असल में यूरोप पहले ऐसी कंट्री थी जहाँ पर ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज़ रिच हुआ करती थी। ठीक है, और वो क्रेडिटर्स थी, मतलब वो लोगों को पैसा देती थी। लेकिन जैसे ही वॉर हुआ तो सारी कंट्रीज़ का नुकसान इतना हुआ कि वो सब कहीं ना कहीं डेटर की कैटेगरी में आ गई, मतलब उनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो काफ़ी ख़राब होने लग गई। तो वॉर ने नॉट ओनली जर्मनी बट बहुत सारी कंट्रीज़ का क्या किया? फाइनेंशियल नुकसान किया, जो भी वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व थी। इन्फेंट वीमर रिपब्लिक हैड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। जो पुराना एम्पायर था उसके जितने भी सिंस, यानी उसके जितने भी किए हुए खराब काम थे, ठीक है, उन सब का जो पे है, उन सबका जो कंपनसेशन करना पड़ा, वो किसको करना पड़ा? इन्फेंट वीमर रिपब्लिक को। वीमर रिपब्लिक यानी जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जो जर्मन की पार्लियामेंट बनी थी नई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, और इन्फेंट क्यों बोल रहे हैं? इन्फेंट मतलब एकदम जो अभी अभी बना है। ठीक है, जो अभी अभी क्रिएट किया गया है। ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स वर सपोर्टिंग वीमर रिपब्लिक। ठीक है, फिर भी जर्मनी में कुछ ऐसे लोग थे, जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग पार्लियामेंट का ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का सामना करना पड़ा। स्टिल
जर्मनी में रहने वाले कुछ ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी को पसंद कर रहे थे, जिनको हम डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, जिनको सोशलिस्ट कहा गया है, और कैथोलिक्स मतलब जो कि चर्च की सुप्रीमेसी को मान रहे थे। उन सब का ऐसा कहना था कि वीमर रिपब्लिक को बनना चाहिए और उसको सही तरीके से काम करना चाहिए, तभी जर्मनी जो है उसको हम इस फाइनेंशियल या जो दूसरी सोशल कंडीशन है उनसे बाहर निकाल पाएंगे। Hence became targets of attacks इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत कम लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, तो असल में ये लोगों के ऊपर अटैक्स होने लगते हैं और इनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना गया। ठीक है, इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। राइट, मे बी ये जो इंसिडेंट है ये नवंबर के आसपास हुआ होगा, इसलिए इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। ठीक है, चलो ये था इफेक्ट्स ऑफ वॉर। लेकिन इस वॉर का इफेक्ट सोसाइटी पर क्या हुआ? ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस तो गड़बड़ हुई ही सही, लेकिन सोसाइटी पर क्या इसका प्रभाव क्या पड़ा ये देखते हैं। सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव सिविलियंस। ठीक है, यहाँ पर सोल्जर्स को नॉर्मल पीपल, सिविलियंस से, आम जनता से ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा बेटर माना गया। ठीक है, उनकी जो ट्रेंच लाइफ थी उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया। ट्रेंच यानी एक ऐसा एरिया होता था जहाँ पर सोल्जर्स जो है वो रहते थे। ठीक है, और असल में ये जो सोल्जर्स की लाइफ थी इसको इतना ज़्यादा मीडिया के थ्रू ग्लोरीफाई किया गया कि असल में अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, और इस तरीके से उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई। लेकिन वाकई इनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल, एकदम दयनीय स्थिति में ये सर्वाइव कर रहे थे। ठीक है, साथ में इनको हमेशा पॉइजनस गैसेस का सामना करना पड़ता था और इनकी जो रैंक्स थी वो रैपिडली रिड्यूस होते जा रही थी, मतलब रैंक गिरती चली जा रही थी, सैलरी इनको बहुत कम दी जाती थी और इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन लोगों को दिखा कुछ और रहे थे। ठीक है, और साथ में एक सबसे खतरनाक इफेक्ट क्या था कि वॉर के बाद जर्मनी में जो यूथ थे, ठीक है, स्पेशली मेन, इनको कैसा बोला गया कि आपको कैसा बनना है? आपको अग्रेसिव बनना है। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन दिखना है। क्यों? ताकि आप जितना ज़्यादा अच्छा दिखेंगे, जितना ज़्यादा आप मैस्कुलिन दिखेंगे, जितना अग्रेसिव होंगे, उतना ज़्यादा जर्मनी जो है वो बाकी कंट्रीज़ के सामने टिक पाएगी, स्ट्रॉन्ग दिख पाएगी। ठीक है, तो मतलब सोसाइटी के ऊपर तो इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा, हम कहेंगे कैसा था, नेगेटिव था। इकोनॉमी पर तो होना ही था, क्योंकि वॉर कोई भी कंट्री लड़े, अच्छी या बुरी, अल्टीमेटली क्या होता है, नुकसान सबका ही होता है। ठीक है, लेकिन इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव होना ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन ये जर्मनी में हुआ। ठीक है, आप देखेंगे कि आगे इसका जो रिजल्ट है वो कितना ज़्यादा ख़राब होने वाला है। ठीक है, डेमोक्रेसी बहुत यंग थी उस समय पर। ठीक है, और एक फ्रेगाइल आइडिया था। फ्रेजाइल का मतलब, फ्रेगाइल या फ्रेजाइल जो भी आप इसको कहें, इसका मतलब क्या होता है, ईजी टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अगर ख़राब किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। ठीक है, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, 1918 के बाद, तुरंत जब रिपब्लिक कंट्री बनने की कोशिश की जाती है, तुरंत जब कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की जाती है, उस समय पर असल में डेमोक्रेसी जो है एकदम बहुत ही नया नया आइडिया है। ठीक है, और ये नए आइडिया के कारण क्या होता है, लोग अभी इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को इसके जो डीप रूटेड एडवांटेजेस हैं उनकी समझ नहीं होती और वो इस आइडिया को क्या करते हैं, रिजेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, और असल में ये क्यों नहीं सर्वाइव कर पाता, क्योंकि इंटर वॉर यूरोप, यानी वॉर के बीच में फंसा हुआ जो यूरोप है उसमें बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज़ हैं। इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर स्टेबिलिटीज़ ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सोसाइटी के ऊपर बहुत अजीब सा इफेक्ट हुआ है वॉर का, इकोनॉमी के ऊपर तो हुआ ही है। ठीक है, मैन और वुमेन के बीच में भी काफ़ी सारे यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, दिक्कतें चालू हो जाएंगी। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि भाई डेमोक्रेसी जो है ये तो सर्वाइव नहीं करेगी। मतलब लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करेंगे। लोग क्या चाह रहे हैं अब, डेमोक्रेसी नहीं तो क्या, राजा तो नहीं चाह रहे दोबारा। असल में लोग डेमोक्रेसी से किसकी तरफ चलने लगते हैं, डिक्टेटरशिप के। ये कैसे हुआ? असल में जो आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ये इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है और इतनी ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली और मेंटली ब्रेक करने वाली थी कि लोगों को ये लगता था कि अब कोई ऐसा डिक्टेटर ही आएगा हमारे सामने जो हमें सही रास्ता दिखाएगा और जर्मनी को उसकी खोई हुई ग्लोरी वापस दिलाएगा। ठीक है, अब क्योंकि लोगों के पास इतने कम रिसोर्सेज बचे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि अब हमारी ग्लोरी जो है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज तो बाकी अलाइड पावर ने हमसे वैसे भी छीन लिए। ठीक है, ग्लोरी रहेगी, साथ में एक डिक्टेटर आएगा जो हमको बाकी कंट्रीज से ओवरकम कराएगा, बाकी प्रॉब्लम से ओवरकम कराएगा, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पर होने लग जाएगी। अब इन सारी चीज़ों के बीच में
हिटलर कहाँ था? वर्ल्ड वॉर 1 में था या नहीं था? ये सवाल आपका थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? जब हमें पता चलेगा कि भाई हिटलर जो है वो आया कहाँ से, चल क्या रहा था, कहाँ था हिटलर इतने समय। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। Weimar Republic's birth coincided with the revolutionary uprising of Spartacist League on Bolshevik pattern. अब ये बोल्शेविक पैटर्न क्या है? चैप्टर 2 में हमने देखा था कि जो आपके सोशलिस्ट होते हैं उनके बीच में दो ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं, एक होते हैं बोल्शेविक्स और एक होते हैं मेंशेविक्स। तो यहाँ पर जैसे रशिया में बोल्शेविक्स थे वैसे ही जर्मनी में स्पार्टिसिस्ट लीग बनती है, ठीक है? और ये स्पार्टिसिस्ट लीग सोशलिज्म को ही क्या करती है? जर्मनी में सपोर्ट करती है, ठीक? वीमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स, ठीक है? वीमर रिपब्लिक जो होती है, मतलब जो पार्लियामेंट बनी है नई नई, ये क्या करने की कोशिश कर रही है? ये स्पार्टिसिस्ट लीग की जो अपराइजिंग है, स्पार्टिसिस्ट लीग जो सामने आ रहे हैं, रेवोल्यूशंस कर रहे हैं, इन लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी? जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और जो सर्वाइव कर चुके हैं, उनको वॉर वेटरन्स कहा गया। उनको क्या कहा गया? वॉर वेटरन्स। इन वॉर वेटरन्स का एक ग्रुप था जिसका नाम था फ्री कॉर्प्स। इनकी मदद से इसने स्पार्टिसिस्ट लीग के जो लीडर्स थे उनको सप्रेस करने की कोशिश की, ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड एंग्विश स्पार्टिसिस्ट लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी। और इससे गुस्से में आए हुए जो स्पार्टिसिस्ट लोग थे उन्होंने क्या फॉर्म कर लिए? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है? तो अब कम्युनिस्ट एक तरफ हो गए और सोशलिस्ट एक तरफ हो गए, ठीक है? और ये साथ में कभी नहीं आ पाई, एक एनिमी बन गए, ठीक है? और जिसके कारण क्या होता है, बाद में जब हिटलर की बहुत हरकतें बढ़ जाएंगी तो उसके बाद भी ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हिटलर के अगेंस्ट नहीं आ पाएंगे और एक कॉमन कॉज, कॉमन एनिमी उसको अपना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनके खुद के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, ठीक है? पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बाय इकोनॉमिक क्राइसिस 1923, ठीक है? अब ये पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन क्या है? सी, पॉलिटिकल तो मतलब हम समझ गए कि राजनीति से रिलेटेड है ना, पॉलिटिकल कंडीशन से रिलेटेड है। और रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब रेडिकल थॉट्स जो हैं वो सुप्रीमेसी गेन कर रहे थे। और रेडिकल थॉट्स क्या हैं? रेडिकल थॉट्स भी हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़े हुए थे, जब हमने लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच का डिफरेंस देखा कि चेंज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत ही सडन, बहुत ही जल्दी, पेशेंस की काफ़ी कमी, ठीक है? लोगों को चेंज चाहिए, लोगों को डिफरेंस चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी, ठीक है? पेशेंस नहीं रखना है उनको। अगर वायलेंस हो रहा है, ठीक है, वायलेंस हो रहा है या मूवमेंट्स हो रहे हैं, रेवोल्यूशंस हो रहा है, तो ये सब चलेगा, लेकिन हमें चेंज चाहिए कुल मिला के, ठीक है? तो ऐसी जो विचारधारा है ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी और अब लोग लड़ने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। अभी अभी लड़के फुर्सत हुए और फिर से तैयार हो रहे हैं, ठीक है? जर्मनी हैड लोन्स। जर्मनी पे बहुत सारे लोन्स थे। कारण क्या है? जर्मनी के रिसोर्सेज नहीं बचे थे। अलाइड पावर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू सब कुछ छीन लिया था और साथ में 6 बिलियन यूरोस का एक वॉर गिल्ट क्लॉज भी लगा दिया था। तो जर्मनी को इसको पूरा करने के लिए लोन्स लेने पड़ रहे थे, ठीक है? जो कि वो किस में चुका पा रही थी? गोल्ड में। अब ऐसे करते करते गोल्ड रिजर्व्स भी जो हैं वो डिप्लीट होने लगे, ठीक है? तंग आकर जर्मनी ने 1923 में मना कर दिया कि हम नहीं पे करेंगे, ठीक है? ये जो 6 बिलियन यूरोस का बचा कुछ अमाउंट है ये हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कुछ, हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स भी नहीं बचे, हम क्या पे कर सकते हैं इससे ज़्यादा, ठीक है? जब जर्मनी मना करती है तो फ्रांस जो है वो क्या करता है, उसके लीडर इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब जर्मनी में राइनलैंड के अलावा भी एक इंडस्ट्रियल रीजन हुआ करता था जिसका नाम था रूड, ठीक है? जिसका नाम क्या है? रूड। इसको क्या कर लेता है? अपने अंडर कर लेता है, छीन लेता है और बोलता है कि भाई यहाँ का जो कोल है वो अब हम यूज़ करेंगे। अब जर्मनी यहाँ का कोल भी यूज़ नहीं करेगा। तो अगेन जर्मनी जब वॉर गिल्ट क्लॉज को पूरा करने से मना करेगी तो उसका एक और रिसोर्स रिच एरिया जो है उसको भी छीन लिया जाएगा बाय फ्रांस, ठीक है? अब जर्मनी को समझ में आया कि ये तो और भी गड़बड़ हो गई, ठीक है? इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई। तो जर्मनी ने बिना सोचे समझे केयरलेसली क्या करना चालू कर दिया? पेपर करेंसी को प्रिंट करना चालू कर दिया, नोट्स छापने चालू कर दिए। नोट्स छापने से क्या परेशानी थी? नोट्स छापने से परेशानी ये हो गई कि करेंसी जो है, नोट्स जो हैं वो तो नंबर्स में बढ़ गए, ठीक है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू का उतना रिजर्व नहीं बढ़ा। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि करेंसी प्रिंट कैसे होती है, अगर मान लो कि बैंक, जो भी नोट्स, जिस भी कंट्री में जो भी बैंक है या जो भी अथॉरिटी है जो करेंसी को प्रिंट करती है, अगर वो
2 लाख रुपए के नोट्स प्रिंट करती है, तो पहले वो 2 लाख रुपए का गोल्ड गवर्नमेंट से लेके अपने पास रखती है ताकि वैल्यू बनी रहे, मनी की वैल्यू गिरे नहीं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बिना कोई भी रिजर्व रखे पेपर करेंसी छापनी चालू कर दी। ठीक है, जिससे हो गया हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब अति से ज़्यादा महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगाई, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई मतलब लोगों को अगर एक ब्रेड का पैकेट खरीदना होता था तो वो एक बैग भर के जर्मनी की करेंसी लेकर जाते थे। ठीक है, क्यों लेकर जा रहे थे? क्योंकि कितनी भी ज़्यादा करेंसी ले जाओ उसकी वैल्यू बहुत कम थी। ठीक, अब इतनी ख़राब हालत देख के अमेरिका ने क्या किया? इंटरवीन किया। मतलब अमेरिका जो है वो बीच में घुसा कि नहीं, अब जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत दयनीय स्थिति है, हमको बीच में घुसना चाहिए और इनको क्राइसिस से बाहर निकालना चाहिए। तो अब देखते हैं भाई, अमेरिका ने इतना बड़ा दिल रखा और मदद करने आई, तो उसके लिए अमेरिका को क्या मिला? उसके लिए अमेरिका को नुकसान झेलने पड़े। ठीक है, और जब पूरी दुनिया में एक साथ 1929 के आसपास आया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी ऐसी कंडीशंस जब में सबकी इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, मार्केट में डिमांड नहीं बची। ठीक है, पैसे की, करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती चली गई, इस प्रकार की समस्याएं आई। ईयर ऑफ डिप्रेशन 1924 से 1928 तक, ये 4 साल कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिली, मतलब ठीक ठाक काम चल रहा था। ठीक है, जर्मनी में इन्वेस्टमेंट्स जो थे और इंडस्ट्रियल रिकवरी जो थी वो होने लग गई थी। ठीक है, क्यों, कैसे हो रही थी? कि भाई यूएसए ने शॉर्ट टर्म लोन्स देने चालू कर दिए थे कि ठीक है, जर्मनी को थोड़े थोड़े लोन देते चलो, भले इसकी अभी चुकाने की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी लोन तो दे दो ताकि कुछ कहीं से तो इनके पास पैसा आए और ये कुछ ग्रोथ कर सके। यूएसए सपोर्ट वॉज विड्रॉन, लेकिन 1929 में यूएसए ने अपना ये जो सपोर्ट था, ये शॉर्ट टर्म लोन्स वाला जो सपोर्ट था, ये वापस खींच लिया। क्यों वापस खींच लिया? कुछ तो नुकसान हो रहा होगा। ठीक है, जब स्ट्रीट वॉल एक्सचेंज, मतलब एक शेयर मार्केट वाली एक बॉडी जो थी वो क्रैश हो गई। ठीक है, बुरी तरीके से क्रैश हो गई 1929 में। 13 बिलियन शेयर एक दिन में बेच दिए गए। कितने मिलियन? 13 मिलियन शेयर्स। ठीक है, मार्केट में क्या कर दिए गए? बेच दिए गए, रिलीज कर दिए गए। इससे शुरू हो जाती है आपकी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, बेच तो दिए, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, है ना, और लोगों का भरोसा जो था, ठीक है, शेयर मार्केट पर या इकोनॉमी पर, वो क्या होने लगा? डगमगाने लगा, जिसके कारण यूएसए को समझ में आया कि ये तो बहुत ज़्यादा भारी नुकसान है, तो वो अपना सपोर्ट जो जर्मनी को दे रही थी वापस ले लेती है। ठीक है, यूएसए's नेशनल इनकम फेल बाय हाफ, क्योंकि उसकी खुद की इनकम आधी हो गई थी, साल भर में जितना कमा रही थी उसका सीधा हाफ कमा पाई। उसको समझ में आया कि जर्मनी को सपोर्ट करना ठीक नहीं है जब अपनी ही देश की हालत ठीक ना हो। जर्मनीज इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जैसे ही वो अपना सपोर्ट वापस लेगा, कौन? यूएसए, वैसे ही जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, वर्स्ट हिट हो जाएगा ये जो भी क्राइसिस था उससे। ठीक है, कैसे, क्या क्या होने लगा भाई? हम क्यों कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा असर जो है वो जर्मनी के ऊपर हुआ? 1932 के आसपास से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 40% हो गया। जितना भी हो रहा था उसका कितना होने लगा? केवल 40%। मतलब काफ़ी ज़्यादा कम। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया तो लोगों की जॉब्स नहीं है। ठीक है, वर्कर्स लॉस देयर जॉब। ठीक है, और जो काम कर भी रहे थे वो किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं लगते थे, क्योंकि उनकी वेजेस जो थी वो बहुत कम थी, और उनके बदले चीप लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था, क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं था, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों को लगने लगा कि भाई हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम तो कर लें। ठीक है, लोग स्ट्रीट्स पर देखने को मिले, जर्मनी का जो यूथ था वो स्ट्रीट्स पर हमको बैठा हुआ दिखा, और उसके गले में एक कार्ड हुआ करता था कि भाई विलिंग टू डू एनी वर्क, कुछ भी काम कर लेंगे हम, बस हमें काम दो, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। गेटिंग? सम यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और खाली दिमाग शैतान का घर, तो जब उनको किसी भी प्रकार का काम नहीं मिला तो बहुत सारे लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एक्टिव होना, सही तो नहीं कहेंगे हम, मतलब दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ठीक है, सोसाइटी का हर सेक्शन, सोसाइटी का हर ग्रुप जो था, जिसमें हम चाहे बिजनेस मैन को गिन लें, आर्टिसंस, मिडिल क्लास, रिटेलर्स, सारे लोग सफ़र कर रहे थे किससे? ग्रेट डिप्रेशन से। ठीक है, पूरा मार्केट जो था वो क्या कर रहा था? सफ़र कर रहा था। दे वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या है? प्रोलेटेरिएट से आया ये वर्ड। प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है वर्कर्स और पीजेंट्स, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो लोअर जो मिडिल क्लास लोग थे उनको ये लगने लगा था कि ऐसा ना हो कि हम ऐसी वर्किंग क्लास में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, जहाँ पर
हम अनएम्प्लॉयड कहलाने लग गए या हमारी वेजेस बेहद कम हो जाएं, ठीक है। तो अपने आप को वो प्रोलेटेरिएट नहीं बनने देना चाहते थे, तो एक उनके अंदर भी डर काफ़ी भरा गया था। पॉलिटिकली टू वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल, और असल में इन्हीं सबके बीच में एक समस्या ये भी थी कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि वीमर रिपब्लिक भी इन्फेंट था और उतना पावरफुल नहीं था, वीक था, फ्रेजाइल था, ठीक है। इनहेरेंट डिफेक्ट्स एग्जिस्टिंग, ठीक है। वीमर रिपब्लिक को बनाने में खुद कुछ लूपहोल्स, कुछ डिफेक्ट्स जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। जो क्या कहता था, प्रेसिडेंट को पावर देता था कि भाई आप कभी भी इमरजेंसी लगा सकते हो, मतलब राइट्स छीन सकते हो लोगों के, और जो स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उनकी पावर को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। डिक्टेटरशिप कभी भी इमर्ज हो सकती थी, ऐसी खुद कंडीशंस वीमर रिपब्लिक बना रहा था कि भाई डिक्टेटरशिप जो है लोग उसको पसंद करें, लोग उसको उसकी तरफ इन्फ्लुएंस होते चले जाएं, मतलब इसमें कमी थी, इसलिए लोग डिक्टेटरशिप की तरफ ज़्यादा जा रहे थे। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब बेस्ड ऑन कि भाई कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इन्हीं सबके चलते इतने ही सारी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और इसके लूप होल्स के चलते लोगों को समझ में आया कि नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे लिए तो अभी सही नहीं है, ठीक है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि किसी भी प्रकार के कोई भी सोल्यूशंस हमको दे नहीं पा रही है, तो हमको सोल्यूशन देगा कौन? हमको सोल्यूशन देगा कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कोई ऐसा डिक्टेटर जो फुल फ्लेश्ड पावर अपने हाथ में ले और बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजंस जो है वो ले सके हमारी कंट्री के बिहाफ पर, ठीक है। और इसी का फ़ायदा कौन उठाने वाला है? इसका फ़ायदा उठाने वाला है हिटलर। हिटलर को जैसे ही अपॉर्चुनिटी देखेगी कि भाई हाँ यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम क्या कर सकते हैं, डिक्टेटरशिप को बना सकते हैं, तो हिटलर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। लेकिन कैसे? यहाँ पर है कहानी में एक ट्विस्ट। हिटलर को समझ में आ गया था कि भाई यहाँ के लोग डिक्टेटरशिप का फेवर करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, ठीक है। तो हिटलर खुद पावर में कैसे आता है? डेमोक्रेसी की मदद से, ठीक है। आयरनी देखेंगे आप, हिटलर क्या करता है, खुद पावर में आएगा डेमोक्रेसी की मदद से, इलेक्टेड मेथड से ही आएगा, मेजॉरिटी लेकर ही आएगा, लेकिन आने के बाद खुद सबसे पहले आके डेमोक्रेसी को ख़त्म करेगा, ठीक है। डेमोक्रेसी के थ्रू आया, लेकिन आने के बाद जो पहला काम होगा वो डेमोक्रेसी को ही ख़त्म करने का होगा। कैसे? इसके लिए अगेन थोड़ा सा पेशेंस रखें। आई डोंट नो आप नाजिज्म के बारे में सीखेंगे या नहीं, लेकिन लेक्चर से आप पेशेंस ज़रूर सीख जाएंगे। चलो देखते हैं कि हिटलर पावर में कैसे आया। जर्मनी में कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसे समझ में आए, ऐसे सामने आए, जिन्होंने हिटलर की राइज को, हिटलर के सामने आने के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस क्रिएट कर दी, ठीक है। कैसे? हमने देखा कि लोग जर्मनी में पार्लियामेंट से उतना ज़्यादा या डेमोक्रेसी से उतना ज़्यादा एडवांटेज्ड फील नहीं कर रहे थे जितना उनको लग रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें इन सारी चीज़ों से मुक्त कराए। बहुत हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो सह रहे थे, बहुत एम्बेरस्ड थे उन चीज़ों को लेकर। तो भाई ऑस्ट्रिया नाम की एक जगह पर, जो कि जर्मनी से काफ़ी पास है, 1889 में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं एडोल्फ हिटलर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर का जो यूथ था या उनका बचपना जो था या जवानी जो थी वो किस में निकली? पॉवर्टी में। उन्होंने काफ़ी गरीबी देखी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में वो ऑलरेडी देख चुके थे। इन वर्ल्ड वॉर 1 असल में लीडर नहीं था हिटलर, वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर जो था वो लीडर नहीं था, वो सिर्फ आर्मी में एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा था, मतलब मैसेज यहाँ से वहाँ पास करने का एक काम किसका था? हिटलर का, ठीक है। और यहाँ पर हिटलर ने ब्रेवली के लिए बहुत सारे मेडल्स को भी अर्न किया, किसकी तरफ से? जर्मनी की तरफ से, ठीक है। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मेड हिम फ्यूरियस। जब उन्होंने देखा कि भाई जर्मनी हार गई तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से हॉरिफाई हुए, मतलब बहुत ज़्यादा डरे उस चीज़ से। डरना एक वैसे सेंस में नहीं कि बिल्कुल डर ही लग गया, ठीक है। इनको समझ में आया कि ये तो काफ़ी गलत हुआ, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर भर गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसेंटमेंट उनके अंदर आ गई इस चीज़ को लेकर। 1919 में, मतलब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, वो क्या करते हैं, एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन करते हैं, एक छोटा सा पॉलिटिकल ग्रुप होता है जिसका नाम होता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। नाम से समझ में आ रहा है किसकी पार्टी है? वर्कर्स की पार्टी है, ठीक है। हिटलर इस पार्टी को ओवरटेक कर लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम बदल के क्या रख देते हैं? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। है आखिर वो जर्मन वर्कर्स पार्टी, लेकिन उसके आगे उन्होंने 2 वर्ड्स और लगा दिए, नेशनल सोशलिस्ट, ठीक है। और बाद में इसको क्या बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में कि भाई इसका नाम आज से नाजी पार्टी, ठीक है। ये बाहर का नाम, ये घर का नाम, ठीक है। चलो
नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल 1930s। हालांकि 1919 में इन्होंने नाजी पार्टी बना ली थी, लेकिन 1930s तक कोई खास जिसको हम कहेंगे पॉपुलर सपोर्ट जो था वो नाजी पार्टी के पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वैसी कंडीशंस क्रिएट नहीं हुई, है ना। कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण लोग एकदम नाजी पार्टी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाए, ठीक है। लेकिन नाजिज्म ग्रेट डिप्रेशन के बाद एक अच्छी हाइट पर पहुंचता है। क्यों? ग्रेट डिप्रेशन तो गड़बड़ वाली सिचुएशन थी, काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो कि हम देख चुके हैं अभी तक। इसमें ऐसा क्या हो गया कि नाजी पार्टी जो था या नाजिज्म तो था, नाजी पार्टी थी और उसको फॉलो करने वाले लोग थे नाजिस्ट जिसको बोलेंगे, या नाजिज्म आइडियोलॉजी। तो ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा क्या हुआ देखते हैं। 1929 के बाद, मतलब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय या उसके बाद, बैंक्स कोलैप्स हो गए, बैंक्स ने काम करना बंद कर दिया, बिजनेसेस काफ़ी सारे बंद हो गए, पैसे की कमी थी, है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं था, वर्कर्स के पास से जॉब चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी, और मिडिल क्लासेस जो थे वो डेस्टिट्यूशन मतलब गरीब हो जाने की, ठीक है, उनको ये मिडिल क्लास लोगों को ये लगने लगा था कि ऐसा ना हो कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज चले जाएं और हम एकदम बगैर पैसे के एक ऐसी दयनीय स्थिति में आ जाएं जहाँ पर हम इकोनॉमिकली वीक हो जाएंगे, ठीक है। इतने में इन सब चीज़ों का फ़ायदा, लोग ऑलरेडी परेशान हैं इन सारी चीज़ों से, और कोई एकदम से आता है और बोलता है कि मैं इन सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा, ठीक है, तो लोग पागल हो जाएंगे उसके पीछे। यही पागल कौन किसके पीछे हुआ? लोग हिटलर के पीछे पागल होने लगे। क्यों? क्योंकि हिटलर आया और हिटलर ने बोला कि यार ये सारी परेशानियाँ जो है ना, ये मैं दूर करूँगा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में हम हारे ना, मैं जर्मनी को दोबारा जिताऊंगा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है, इसने हमको ह्यूमिलिएट किया ना, इसने हमको एम्बेरस किया है, मैं इसको ख़त्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जिन कंट्रीज़ ने हम पर ये लगाई है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, मैं उनको डिफीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब लोग ऑलरेडी परेशान हैं और यही सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो हिटलर आके यही सब कुछ बोलता है। क्यों बोलता है भाई हिटलर ऐसा? क्योंकि हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर या ओरेटर था, ठीक है। मतलब उसको पता होता था कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते थे उन्हीं को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शुगर कोटेड वर्ड्स में पेश कर देता था, जिसके कारण लोग हिटलर के फ़ैन बन जाते थे, है ना। उनको लगता था कि ये बढ़िया आदमी है, ये सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। यहीं से चालू होता है नाजी प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा मतलब किसी भी एक टॉपिक को लेकर या किसी भी एक मोटिव के लिए मुद्दा बना लेना, एजेंडा बना लेना, ठीक है। तो इन्होंने नाजी प्रोपागेंडा में क्या बताया कि भाई जो उम्मीद करो कि हम एक बहुत अच्छा बेटर फ्यूचर आपके सामने लेकर आने वाले हैं। 1932 में नाजी पार्टी असल में रीस्टैक किया है, जो जर्मन पार्लियामेंट है उसकी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, जिसके पास 37% वोट्स थे। उसके पहले किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिलता नहीं है ना। कई सालों पहले 2 या 3% वोट किसको मिल रहे थे? नाजी पार्टी को। लेकिन 1932 यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद का जो इलेक्शन हुआ उसमें 37% वोट्स जो थे वो किसको मिल गए? नाजी पार्टी को, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई हिटलर ही क्यों? हिटलर क्यों? कोई और दूसरा नाजी पार्टी तो थी ना, नाजी पार्टी से कोई और व्यक्ति क्यों नहीं आया? हिटलर क्यों आया? क्योंकि हिटलर के पास कुछ थी क्वालिटीज़। क्या क्या क्वालिटीज़ थी? देखो, हिटलर बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीकर था, उसको पता होता था कि क्या लोग सुनना चाहते हैं, उन्हीं शब्दों को वो बोलता था, उन्हीं चीज़ों को बोलकर लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था, ठीक है। हिटलर बोलता है कि भाई मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बना के दिखाऊंगा जर्मनी को, लोग खुश हो जाते हैं, यही चाहते थे, ठीक है। जो भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको अंडू करके दिखाएंगे, यानी उसको चेंज करके दिखाएंगे, ठीक है। और यही सारा लोग सुनना चाहते थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल से ही तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड थे, डिसग्रेस्ड फील कर रहे थे, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि भाई जर्मन पीपल की जो खोया हुआ सम्मान है, जो डिग्निटी है, मैं उसको वापस ला के दिखाऊंगा, रीस्टोर करके दिखाऊंगा, ठीक है। प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ के लिए उन्होंने बोला कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी होगी और साथ में सबका फ्यूचर भी, सबका भविष्य जो है वो भी सेफ होगा। कौन करेगा? हिटलर करेगा। promised to weed out all foreign influences and resist conspiracy against Germany, ठीक है। और साथ में उन्होंने बोला कि ऐसे सारे फॉरेन एलिमेंट्स को या इन्फ्लुएंसेस को हम अपने से दूर रखेंगे या ख़त्म कर देंगे जो जर्मनी के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी या फिर जिसको आप कहते हैं ख़त्म करने की साजिश या षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी के लिए सबसे अच्छा वर्ड है षड्यंत्र, ठीक है। ऐसे सारे लोगों को, ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम जर्मनी से दूर रखेंगे ताकि जर्मनी का नुकसान ना हो सके, ठीक है। ये सारे वादे कौन कर चुका था भाई? हिटलर,
ठीक है। और साथ में हिटलर को एक बात समझ में आती है कि पॉलिटिक्स करने का एक नया तरीका निकालो, जो लोग चाहते हैं वही करो, लोगों को जो भी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, रिचुअल्स का मतलब क्या है, जैसे भी लोकल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको, और मास मोबिलाइजेशंस वगैरह जो हैं इस पर ध्यान दो, ठीक है। लोग जो देखना चाहते हैं, लोगों को देखकर लगेगा कि अच्छा हिटलर खड़े होकर कुछ बोल रहा है और इतने सारे लाखों लोग जो हैं वो ताली बजा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बाहर से खड़े होकर इसको देख रहे हो कि लाखों लोग ताली बजा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये बोलने वाला व्यक्ति कुछ तो अच्छा बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की उन्होंने समाज में या सोसाइटी में दिखने वाले बहुत सारे एक्शंस को सामने लेकर आए। हेल्ड मासिव रैलीज, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज जो हैं वो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की, और पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की, ठीक है। क्यों? ताकि लोगों को समझ में आए कि हिटलर जो है वो मॉब इकट्ठा कर पा रहा है, भीड़ इकट्ठा कर पा रहा है, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग हिटलर, ठीक है। और इसका कारण क्या था कि भाई नाजी पार्टी को सपोर्ट करना, और साथ में हिटलर की इमेज को इतना ज़्यादा अच्छा बनाना, इतना ज़्यादा बेटर बनाना कि लोग उसको बहुत ही मसीहा की नज़र से देखें ना, जो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। बहुत यूनिटी दिखनी चाहिए, ठीक है। रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, ये जो आपकी मासिव रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स होती थी, ठीक है, इसमें बैनर्स लगते थे, फ्लैग्स लगते थे, ठीक है। और यहाँ पर रेड कलर के बैनर्स होते थे जिसमें क्या लगा होता था, स्वास्तिक बना होता था, ठीक है। स्वास्तिक मतलब ये जो हमारे हिंदुइज्म में एक इस प्रकार का जो सिंबल होता है इसको स्वास्तिक कहते हैं। लेकिन जर्मनी में जो स्वास्तिक का यूज़ किया गया वो हल्का सा कैसा था, अब आई डोंट नो, मैं टेढ़ा तो नहीं बना सकती, मुझसे बनेगा ही नहीं शायद। ओह फॉरगेट, आप लोग समझ गए ना, मतलब नाजी पार्टी का जो स्वास्तिक वाला सिंबल था वो थोड़ा सा टिल्टेड था। हमारा जो हिंदुइज्म में बनता है वो सीधा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टिल्टेड था, ठीक। प्रोजेक्टेड हिटलर एज मसीहा, और नाजी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि हिटलर को एक मसीहा की तरह दिखाएं। मसीहा मतलब सेवियर, ऐसा व्यक्ति जो आपको हर परेशानी से बचाने आएगा, ठीक है। अब हिटलर जो है इसके गुणगान सारे लोग गाने लग गए थे, तो हिटलर को समझ में आया कि चलो सारे लोग मेरी फेवर में हो रहे हैं, अब एक काम करते हैं, अब डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ना तो कोई लोग होंगे ओपोनेंट्स में, ना ही आवाज़ उठाएंगे और ना ही मुझे रोक पाएंगे, ठीक है। तो मैं जो भी कुछ भी करना चाहता हूँ वो मैं पूरी तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो हिटलर को मसीहा दिखाने में पूरा हाथ किसका है, नाजी पार्टी का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हमें पता है कि भाई हिटलर मसीहा बनने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले डेमोक्रेसी को ख़राब करेगा। कैसे करेगा, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आपको अगले लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगला लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि अभी जो कहानी शुरू हुई है वो असल में बिल्कुल स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी तो हिटलर बहुत कुछ करेगा जिसके बारे में हमें देखना है और पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बने रहें मेरे साथ अगले लेक्चर तक, हम जिसमें अब ये चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद अब अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर लाइक की बटन दबा दें, ठीक है। उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है, लेक्चर सही है या नहीं है, और मैं क्या इसमें आप सजेशन क्या देना चाहते हैं मुझे, उसको भी मेंशन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब तक अगर आपने अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।